नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गोंडा पर। साथियों, ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले जो हमने 3 क्लास की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप रैंकर्स गोंडा के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो साथियों, चलिए बिना देर किए करते हैं शुरुआत। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से, पंचायत से, दल बदल विरोधी कानून से, नगर पालिका से। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की, तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ओके, अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो अगर हम बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, अगला सवाल है कि भारत के कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356। तो अगर हम बात करें भारत के कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 148। ओके, अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान, महान संविधान, मिनी संविधान, जन संविधान। तो अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो इसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन। तो अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों को कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ओके, अगला सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? राजा राम मोहन राय, डोरोजियो, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो अगर हम बात करें यंग बंगाल आंदोलन के नेता की, तो वो थे डोरोजियो। ओके, अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध के बारे में, ये कब हुआ था? 1757 में, 1761 में, 1764 में, 1772 में। तो अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध के बारे में, तो ये हुआ था 1764 में। ओके, अगला सवाल है, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट सवाल है ये, क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है और आने वाले एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगा। तो अगर हम बात करें दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मिले कि दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था, तो इसका जवाब होगा अकबर। ओके, अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेर शाह सूरी, इल्तुतमिश। तो अगर हम बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड के विकास की, तो ये शेर शाह सूरी ने किया था। ओके, अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने, हरिहर और बुक्का ने, संगम ने, देवराय ने। तो अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो ये हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, अगला सवाल है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। तो अगर हम बात करें भारत में पहली नियमित जनगणना के बारे में, तो ये 1881 में हुई थी। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, पीली क्रांति से। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड के बारे में, तो इसका संबंध श्वेत क्रांति से है। इसको दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? ध्रुव, अप्सरा, कामनी, साइरस। तो अगर हम बात करें भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की, तो वो अप्सरा है। ओके, अगला सवाल है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, रेडियम का। तो अगर हम बात करें मोनाजाइट के बारे में, तो ये थोरियम का एक अयस्क है। ओके, अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8,
7.4, 8.0, 7.0। तो अगर हम बात करें रक्त के पीएच मान की तो ये लगभग 7.4 होता है। ओके, अगला सवाल है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, प्लीहा में, लाल अस्थिमज्जा में या फिर गुर्दा में? तो अगर हम बात करें आरबीसी के निर्माण के बारे में तो ये अस्थिमज्जा में होता है। ओके, अगला सवाल है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई? तो अगर हम बात करें रक्त के थक्के के बारे में तो इसके बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ओके, अगला सवाल है डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना किसने बताई? रदरफोर्ड ने, वाटसन और क्रिक ने, डाल्टन ने, बोहर ने? तो अगर हम बात करें डीएनए की संरचना के बारे में तो ये वाटसन और क्रिक ने बताई थी। ओके, अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? राइबोसोम को, नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर लाइसोसोम को? तो अगर हम बात करें कोशिका के पावर हाउस के बारे में तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, स्टेप्स या फिर रेडियस? तो अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में स्टेप्स है। ओके, ये कान के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, ऊर्जा की, वेग की? तो अगर बात करें प्रकाश वर्ष के बारे में कि ये किसकी इकाई है तो ये दूरी की इकाई है। ओके, अगला सवाल है एसआई पद्धति में दाब की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में दाब की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल या फिर वाट? तो अगर हम बात करें एसआई पद्धति में दाब की इकाई के बारे में तो वो पास्कल है। ओके, अगला सवाल है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ओम, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम? तो अगर हम बात करें विद्युत धारा की एसआई इकाई के बारे में तो वो है एम्पियर। ओके, अगला सवाल है न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से, त्वरण से, क्रिया प्रतिक्रिया से, गुरुत्व से? तो अगर हम बात करें न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। अगला सवाल है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ऊर्जा नहीं होती है, माध्यम नहीं होता है, दाब नहीं होता है या फिर ताप नहीं होता है? तो साथियों आप लोगों को पता ही होगा कि ध्वनि सबसे ज़्यादा गमन करती है ठोस में। तो अगर ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती इसका सही ऑप्शन क्या होगा? माध्यम नहीं होता है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। अगला सवाल है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। ओके, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में? तो अगर हम बात करें राउरकेला इस्पात संयंत्र की तो ये उड़ीसा में स्थित है। साथियों आप लोगों को कमेंट करके ये बताना कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया था। ओके, अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर मेघालय का पठार? तो अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े पठार के बारे में तो ये है दक्कन का पठार। ठीक है, अगला सवाल है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तसाम्पो, सिंधु, सतलुज या फिर मानस? तो अगर हम बात करें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सांगपो। ओके, अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ पे स्थित है? रानीगंज में, झरिया में, नवेली में या फिर बोकारो में? तो अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े
लिग्नाइट भंडार की, तो ये नेवेली में स्थित है। ओके, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में? तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में, तो ये 1945 में हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वियना में? साथियों, आप लोगों को ये बता दें कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो अगर हम बात करें WHO के मुख्यालय की, तो ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल है, IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लंदन में, पेरिस में, वाशिंगटन DC में, या फिर जिनेवा में? तो अगर हम बात करें IMF के मुख्यालय के बारे में, तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रदान किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रदान किए जाते हैं? जर्मनी से, फ्रांस से, स्वीडन से, इटली से? तो अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो ये स्वीडन से प्रदान किए जाते हैं। आप सभी को ये बताना है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। ओके, अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, B गिरी? तो अगर हम बात करें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में, तो ये डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। अगला सवाल है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? 42वें संशोधन से, 44वें संशोधन से, 73वां संशोधन से, या फिर 74वां संशोधन से? तो अगर हम बात करें पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, वो 73वां संविधान संशोधन था। ओके, अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो अगर हम बात करें कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। ओके, अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? तो अगर हम बात करें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला सवाल है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य के लेखक कौन थे? ऑप्शंस है गांधी जी, गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या फिर नेहरू? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे। तो अगर हम बात करें गीता रहस्य के लेखक की, तो वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। ओके, अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, या फिर भारतेंदु? तो अगर हम बात करें आनंद मठ के लेखक कौन थे, वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, अगला सवाल है कि विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, या फिर रतौंधी? तो अगर हम बात करें कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है बेरी। ओके, अगला सवाल है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी, या फिर थायराइड? तो अगर हम बात करें इंसुलिन का स्राव, वो अग्नाशय के द्वारा होता है। ओके, आप लोगों को ये बताना है कि इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल? तो अगर हम बात करें ओजोन परत की, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, अगला सवाल है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? सिलिकॉन, कार्बन, गंधक, फास्फोरस? तो अगर हम बात करें हीरे की किस तत्व का अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है। ओके, अगला सवाल है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? मीथेन,
और इथेन, या फिर प्रोपेन और ब्यूटेन, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब है प्रोपेन और ब्यूटेन। ओके, अगला सवाल है कि काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, पेट्रोलियम को, यूरेनियम को, या फिर अभ्रक। तो अगर हम बात करें काले सोने के बारे में कि काला सोना किसे कहा जाता है, वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है कि हरित क्रांति के जनक भारत में, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को, एम एस स्वामीनाथन को, या फिर नारमन बोरलान को, या फिर होमी भाभा को। तो अगर हम बात करें हरित क्रांति के जनक यानी कि भारत में किसे कहा जाता है, वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, कान्हा, या फिर गिर। तो अगर हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जिम कॉर्बेट था। ओके, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में पड़ता है। अगला सवाल है सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? दहन, विखंडन, संलयन, या फिर ऑक्सीकरण। तो अगर हम बात करें कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, वो संलयन है। ओके, अगला और आखिरी सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। साथियों, आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट की, आप जाके उसे भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें डाले गए हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, वो है आर्टिकल 32। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।